हेलो दोस्तों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो क्या है एग्जामिनेशन व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। कितना के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट मींस मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। कितना में प्रेजेंट है, तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है क्या। ऑप्शन इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या ऑप्शन है, मोलरिटी। सेकंड ऑप्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन। थर्ड क्या, मोलरिटी। एंड लास्ट जो ऑप्शन है, डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, जो क्या है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट मींस पर लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो मोल प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू। तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस किए थे, समझ गए ना। सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट के सम को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन 3 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितने के बराबर होते हैं। तो क्या होता है, ऑप्शन इसका क्या है, 0 है, 2 है, 1 है एंड क्या है, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेम होगा, समझ गए ना, 1। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या है, सॉल्यूशन दैट ऑफ ए रॉल्स लॉ इज नोन एज। वह सॉल्यूशन, समझ गए ना, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन क्या, फर्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल एंड लास्ट क्या है, रियल सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, जो ऑप्शन कितना है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान, टोलिन मिक्स विथ बेंजीन। जब क्या करते हैं, टोलिन को, समझ गया ना, बेंजीन के साथ मिक्स करते हैं तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, इस क्या है क्वेश्चन, व्हेन टोलिन मिक्स विथ बेंजीन देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सेम रह जाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज या डिक्रीज देन इंक्रीज मींस पहले इंक्रीज जब डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, तो बेंजीन में, जब बेंजीन में, समझ गया ना, टोलिन को जैसे मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। लास्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीवी बराबर एस टी, समझ गया ना। इसमें हमें क्या बताना है, एस किसके इक्वल है। तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, समझ गया ना, वो इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी होता है, समझ गया ना। पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। यहाँ पर देखेंगे तो एन का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना है, बताना है कि एस जो है किसके बराबर है, एस किसके बराबर है, आर के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर। रंग नेक्स्ट क्या है, स्मॉलर, ए भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, इक्वल टू आर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 6 तक डिस्कस हो गया। अब 7 से क्वेश्चन क्या करते हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस। क्वेश्चन 7 क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन 7 क्या, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस इस 4 ऑप्शन में से हम लोग को क्या करना है, जज करना है कि इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, डेंसिटी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सर पहले जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। तो इसमें देखेंगे डेंसिटी, इसका क्या, मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या है, मोलरिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स दैट पासेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस बताना है कि द पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स दैट पासेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन सा पार्टिकल्स पासेस होता है, समझ गया ना। तो इसका देखेंगे, समझ गया ना। तो इसमें देखिए पार्टिकल्स कौन होगा, तो इसका फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, सेकंड क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, थर्ड क्या, सॉल्वेंट, और लास्ट क्या है, डाइएटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसका अगर देखेंगे तो कौन सी आंसर हो जाएगा, सी। सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है क्या इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बराबर होता है, सॉल्वेंट से कम होता है, या ग्रेटर, या ए और बी दोनों। तो इसमें क्या करना है, बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा।
तो क्या है इसका राइट आंसर बी, समझ गया ना। बी जो है सो क्या है प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, लेस होता है क्या, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हेनरी लॉ। नीचे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं समझ गया ना, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो हेनरी लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। पी नॉट बराबर पी इंटू एक्स, ये नहीं करता है, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या है सी, पी बराबर के एक्स इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज डैश देन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से क्या होता है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन से क्या होता है तो कम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन है, ग्रेटर देन, ये नहीं होगा, लेस देन, क्या होता है लेस देन होता है किससे, सॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस, जब सॉल्यूशन का एसोसिएशन होगा समझ गया ना, तो उसमें हमें क्या बताना है, क्वांटम फैक्टर का वैल्यू बताना है। जब क्या होता है सॉल्यूशन का एसोसिएशन होता है तो उसमें हमें क्या बताना है, क्वांटम फैक्टर का वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में कितना होता है, तो लेस देन 1 होता है। डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1, और जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है सॉल्यूशन का तो क्वांटम फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना 12 डिस्कस हो गया, 13 हम लोग देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी डैट डिपेंड्स अपॉन, मीन्स हमें बताना है समझ गया ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, गलत, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये भी रॉन्ग आंसर है, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और लास्ट क्या ए बी एंड सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, समझ गया ना, क्या है, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस बाय, मीन्स किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है उसको हम लोग किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, किस चीज से। तो इसका देखेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देखें क्या होता है, मोल ऊपर क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, और नीचे क्या होता है, मास होता है। तो मोल का यूनिट क्या मोल होगा, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो इसका देखेंगे मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मीन्स किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किससे, मोल अपन क्या होता है, मास मीन्स केजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर, और इसका राइट आंसर हमने क्या बोला, सी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समझ गया ना, क्वेश्चन नंबर कितना 15, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन विच इज अनइफेक्टेड, मींस क्वेश्चन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन का इंक्रीज करने पे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, मींस किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो विच इज अनइफेक्टेड, उसका क्या अनइफेक्टेड होता है। तो देखेंगे मोलरिटी, तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्लूड है, तो वॉल्यूम जिस कंसंट्रेशन यूनिट में इंक्लूड होता है वो क्या होता है, इफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। तो क्या इफेक्टेड होगा ना, हमें अनइफेक्टेड बताना है। नॉर्मलिटी ये भी क्या होता है, इफेक्टेड होता है। मोलालिटी ये क्या होता है, अनइफेक्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और लास्ट में क्या, डेंसिटी भी क्या होता है, टेम्परेचर जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज। तो ये भी क्या होता है, इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, समझ गया ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स, जो क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस नीचे जो 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं समझ गया ना, इसमें से बताना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है। तो फर्स्ट देखेंगे वेपर प्रेशर, समझ गया ना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन जैसे क्या करेंगे, हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, समझ गया ना, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो ये भी क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बीच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट रिलेटिव वेपर प्रेशर, मीन्स नीचे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें से हमें बताना है, समझ गया ना, कि कौन जो है एक्सप्रेस करता है किसे, रिलेटिव वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। तो इसमें से देखें पी नॉट माइनस पी एस, ये क्या रॉन्ग आंसर है। सेकेंड क्या, पी नॉट अपॉन पी एस, ये भी क्या रॉन्ग आंसर। थर्ड जो है समझ गया ना, क्या है, पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ये क्या करता है, एक्सप्रेस किसको करता है, रिलेटिव वेपर प्रेशर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज अनइफेक्टेड टू टेम्परेचर। मीन्स हमें बताना है, समझ गया ना, कि नीचे जो चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स है वो अनइफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। मीन्स अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो अनइफेक्टेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मोलालिटी, क्या ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये भी क्या होता है अनइफेक्टेड। थर्ड ऑप्शन क्या, मोलरिटी, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, समझ गया ना, तो कौन है, बी नंबर, ए नंबर मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, इसका राइट आंसर कौन है, ए एंड बी बोथ। तो चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन 18 तक क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए, अब 19 नंबर क्या करेंगे, डिस्कस। क्वेश्चन अब हम लोग 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन का, समझ गया ना, एलिवेशन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, वो क्या होता है, डिपेंड करता है, समझ गया ना, किस पे करता है, क्या क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है, या इससे रिलेटेड नहीं होता, या कंसंट्रेशन से रिलेटेड नहीं होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन का, समझ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है, इंक्रीजमेंट जो होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जितना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, इंक्रीज, उसका बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, समझ गया ना, क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन सोज ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें सोच करना है, बतानी है, समझ गया ना, कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो शो करता है किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है, पाई बराबर CRT, पाई इक्वल CRT, इसमें पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या कंसंट्रेशन, आर क्या है तो कांस्टेंट है, और टी क्या टेम्परेचर। तो इसमें देखेंगे, समझ गया ना, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है पाई बराबर CRT, ये क्या करेक्ट आंसर है, समझ गया ना। सेकंड क्या है, रॉन्ग है। थर्ड क्या है, पाई बराबर CT, ये भी गलत है, और पाई बराबर RT/C, ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमें बताना है कि कौन से पार्टिकल्स क्या करता है, पास करता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या सॉल्यूट का पार्टिकल्स पास करता है, तो नहीं, सॉल्यूट का नहीं करता है। सेकंड सॉल्वेंट का, थर्ड क्या है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर देखिए ए क्या है, रॉन्ग आंसर है, समझ गया ना, तो क्या सी भी नहीं हो सकता है, थर्ड का नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हमें क्या होगा, सॉल्वेंट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, समझ गया ना, केवल और केवल किसका पार्टिकल्स पास करेगा, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, समझ गया ना। क्वेश्चन 22 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन्स। मीन्स जैसे हाई माउंटेन्स पे हम लोग अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर की बात करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज। तो उसका रीजन क्या है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो घटने के कारण, समझ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे, ड्यू टू क्या है क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन्स। मीन्स हाई माउंटेन्स पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो डिक्रीज होता है किस कारण से होता है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, तो करेक्ट आंसर है। टेम्परेचर इज लो, तो नहीं, टेम्परेचर लो के कारण नहीं होता है, ना प्रेशर के कारण, नहीं मोट एयर के कारण। इसका आंसर क्या है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण, समझ गया ना, हाई माउंटेन्स पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ए नंबर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समझ गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, तो ह्यूमन जो ब्लड होती है, समझ गया ना, उस ह्यूमन ब्लड का क्या बताना है, पीएच वैल्यू हमें बताना है। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। ये क्वेश्चन क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यूनिट ऑफ मोलारिटी। मीन्स हमें बताना है, समझ गया ना, मोलारिटी को किस यूनिट से एक्सप्रेस की जाती है। तो मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फार्मूला हम लोग मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स ऊपर क्या होगा, सोल्यूट का मोल होगा, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, समझ गया ना। तो अगर देखेंगे इसका यूनिट अगर लिखना होगा तो ऊपर क्या होगा, मोल का यूनिट क्या होता है, मोल होता है, और नीचे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है। तो यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, समझ गया ना। तो इसका आंसर देखना है, क्या होगा, मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। इसका राइट आंसर क्या है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ गया ना। क्वेश्चन क्या, वेपर प्रेशर, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। मीन्स ओस्मोटिक प्रेशर के अनुसार, समझ गया ना, अकॉर्डिंग टू ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सोल्यूशन 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर जैसे समझते हैं इस चीज को, समझ गया ना। जैसे देखिए सोल्यूशन हमने क्या ले लिया, सोल्यूशन 2 लेते हैं, समझ गया ना। एक सोल्यूशन ए है और दूसरा सोल्यूशन क्या है, बी है, समझ गया ना। तो
तो दो सॉल्यूशन का जब क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मीन सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए ना, क्या होगा सॉल्यूशन बी के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। तो इस दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या है क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग, मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसका सेम होता है। तो क्या सेम होगा उसका, हैविंग सेम वेपर प्रेशर, नहीं गलत होगा, इसका सेम क्या होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। विस्कोसिटी ये भी क्या रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर क्या होगा हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मींस अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होता है तो उन दोनों सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या लिखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है CRT होता है, क्या होता है CRT। यहाँ पर C क्या मोलरिटी है, समझ गया ना। तो मोलरिटी को अगर क्या करना है इंक्रीज करना है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना है इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे मोलरिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। और मोलरिटी में मोल होता है और नीचे क्या होता है वॉल्यूम। मीन्स इसका अगर आंसर देखेंगे समझ गया ना, तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम तो नहीं गलत होगा। अगर इन वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे समझ गया ना, इसको और एक्सप्रेस करते हैं तो क्या लिखेंगे पाई बराबर N अपॉन N और नीचे क्या हो जाएगा N बाई V। मोलरिटी को क्या लिखेंगे मोल अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, R इंटू क्या लिखेंगे T। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या डिक्रीज ना होगा, और क्या करेंगे अगर मोल ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है इंक्रीज होगा। तो क्या लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, गलत है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ये भी गलत है। यहाँ पर क्या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉल्यूट मीन सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर को इंक्रीज करेंगे, समझ गया ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझ गया ना। इफ N बी द मोल ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल N जो है समझ गया ना क्या मोल ऑफ सॉल्वेंट है, तो हमें बताना है किसका फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला बताना है। तो मोल फ्रैक्शन जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जिस किसी का कैलकुलेट करना होगा समझ गया ना, तो उसे उसके मोल को क्या करते हैं ऊपर रखते हैं और सॉल्यूशन के मोल को क्या करेंगे नीचे। तो यहाँ देखिए तो सॉल्यूट का मोल क्या है स्मॉल n है और सॉल्वेंट का मोल क्या है कैपिटल N है। तो सॉल्यूशन का क्या होगा स्मॉल n प्लस क्या होगा कैपिटल N होगा। हमें किसका बताना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या होगा मोल का सॉल्यूट का मोल ऊपर, तो सॉल्यूट का मोल देखिए ऊपर किस में है तो सॉल्यूट का मोल यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर ऊपर है, समझ गया ना। और नीचे क्या देना सॉल्यूशन, तो नीचे सॉल्यूशन यहाँ है लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समझ गया ना। इसमें से हम लोग को बताना है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन है, क्लियर। तो आइडियल क्या क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन मींस आइडियल सॉल्यूशन कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बेंजीन, तो देखिए एग्जांपल जब भी जज करनी हो आइडियल और नॉन आइडियल की, समझ गया ना। तो आइडियल के केस में क्या होता है सेम अगर फैमिली का, समझ गया ना, सेम ग्रुप का अगर हम लोग अगर मिक्स करते हैं तो उसका आइडियल बनते, उसका जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर वही अगर डिफरेंट फैमिली को अगर मिक्स करते हैं तो नॉन आइडियल। यहाँ पर देखिए बेंजीन और टोलिन दोनों क्या सेम फैमिली है, तो ये क्या आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, समझ गया ना। तो सेकेंड क्या मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों क्या है अल्कोहल है ना, दोनों सेम फैमिली का है, तो क्या आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। थर्ड अगर देखेंगे, समझ गया ना, तो इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, और लास्ट में क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। मतलब यहाँ पर देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये भी क्या सेम फैमिली है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों क्या डिफरेंट। तो नॉन आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, नॉन आइडियल के लिए डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अब जो लास्ट जो 2 क्वेश्चन है, समझ गया ना, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, समझ गया ना। इसमें क्या है 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इट्स मोलरिटी। मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी सॉल्यूशन में, समझ गया ना, 200 ml क्या सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 2 ग्राम क्या प्रेजेंट है NaOH प्रेजेंट है। तो हमें फाइंड क्या करना है मोलरिटी फाइंड करना है। तो जब भी अगर न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट हमें डाटा लिखना चाहिए, समझ गया ना। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट डाटा क्या है 2 ग्राम ऑफ NaOH और सॉल्यूशन कितना बन रहा है 200 ml मीन्स 2 ग्राम जो है सो क्या सॉल्यूट है। तो क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ
सॉल्यूट, जिसे हम लोग क्या करते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना ग्राम दिया हुआ है 2 ग्राम दिया हुआ है। सेकेंड क्या है सॉल्यूशन दिया हुआ कितना 200 ml, तो क्या वॉल्यूम हो गया ना, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम लोग क्या करते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 200 ml दिया हुआ है। इसे जैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे समझ गए ना, तो क्या लिखेंगे 200 अपॉन कितना 1000, तो क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया ना, तो क्या लिखे 1/5 लीटर लिखेंगे समझ गए ना। हमें निकालना क्या है मोलरिटी, तो जो भी फाइंड करना होगा समझ गए ना, वो हम लोग क्या करेंगे उसे लिखकर क्वेश्चन मार्क का साइन यूज करेंगे। चलिए अब निकालना मोलरिटी है समझ गए ना, तो मोलरिटी को क्या करते हैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे समझ गए ना, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है तो मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे इसे देखें मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे 2 ग्राम यूज़ करेंगे। अपॉन देखिए साथ में क्या है तो हमें यूज़ करना है क्या तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले चलिए इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा स्मॉल m अपॉन स्मॉल w इंटू क्या लिखेंगे कैपिटल V। मतलब देखिए मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड टू क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तो 2 ग्राम दिया हुआ है समझ गया ना। और यहाँ पर देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट किसका फाइंड करना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या है NaOH है, तो NaOH का जब भी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे समझ गया ना, तो क्या सोडियम है साथ में क्या ऑक्सीजन है और क्या हाइड्रोजन है। सोडियम का कितना होता है तो 17 कितना होता है सॉरी 23, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का कितना 1, तो कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल आ गया, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या मॉलिक्यूलर वेट, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 40 ग्राम पर मोल लिखेंगे। और साथ में समझ गया ना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो वॉल्यूम 1/5 दिया हुआ है, 1/5। जैसे इसे सॉल्व कीजिएगा तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा समझ गया ना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 5 हो गया, अपॉन में नीचे कितना 40 और साथ में देखेंगे समझ गया ना, तो ऊपर यूनिट क्या आ जाएगा मोल और नीचे इसका यूनिट क्या है लीटर है। तो अब कैंसिल कीजिए, तो जैसे देखेंगे समझ गया ना 5 2 कितना 10, तो 10 से कितना ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 1/4 मोल पर लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25 मोल पर लीटर। ये क्या करेक्ट आंसर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं समझ गया ना, तो इसका ऑप्शन कौन है ऑप्शन ए 0.2 मोल पर लीटर इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो क्वेश्चन है समझ गया ना, क्वेश्चन क्या है मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसे क्या करते हैं केबी से रिप्रेजेंट करते हैं समझ गया ना। तो क्वेश्चन क्या मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट केबी इज डिपेंड्स ऑन, वो किस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर देखेंगे समझ गया ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या यह केवल और केवल सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो हमें निकालना क्या है तो सॉल्वेंट यहाँ पर निकालना मोलल है समझ गया ना, तो मोलल किससे होता है तो मोलल जो होता है वो सॉल्वेंट से होता है, सॉल्वेंट से कनेक्टेड होता है। तो इसमें देखेंगे समझ गया ना, तो ओनली किस पर डिपेंड करेगा तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है समझ गया ना। मतलब मोलल जो होता है मोलल है समझ गया ना, वो किससे क्या बोलते हैं कनेक्टेड किससे है तो कनेक्टेड है क्या सॉल्वेंट से कनेक्टेड है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा मोल ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होता है केबी जो होता है डिपेंड किस पे करता है तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, मीन्स 30 का राइट आंसर क्या है तो 30 का राइट आंसर क्या है तो ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ए। तो इसका चलिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या वन लाइनर ऑफ सॉल्व देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं वन लाइनर डिस्कस करते हैं। इस वन लाइनर का क्या है तो इस वन लाइनर कंप्लीट करने के बाद समझ गया ना, किसी भी प्रकार का इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो हम लोग क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ गया ना, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उस क्वेश्चन भी को हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन लाइनर हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूशन, मीन्स किसी भी सोल्यूशन की अगर मोल फ्रैक्शन अगर पूछी जाती है समझ गया ना, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है 1 होता है।
सेकेंड पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स दैट इन्वॉल्व्स टेम्परेचर, सॉरी कंसंट्रेशन टर्म्स दैट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, मींस कंसंट्रेशन टर्म्स समझ गया ना, जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, वो क्या होता है, आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होगा, समझ गया ना, वो क्या होगा, तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। और यहाँ से भी समझ गया ना, ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, ये भी क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है समझ गया ना, इस पॉइंट से भी क्या की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, समझ गया ना, तो थर्ड पॉइंट क्या है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और टेम्परेचर डिफरेंट, ये सब जो पॉइंट है समझ गया ना, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, इस सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या है, तो वॉल्यूम इंक्लूड है। और हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किए थे, समझ गया ना, कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम से इंक्लूडेड होते हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या हुआ, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या, मोललिटी, मास बाय मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है समझ गया ना, वो क्या टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। मींस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट समझ गया ना इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में नहीं प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है समझ गया ना, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो सॉल्यूशन दैट फॉलोज रोल्स लॉ, मींस ऐसे सॉल्यूशन समझ गया ना, जो रोल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का समझ गया ना, दो और पॉइंट हम बता दे रहे हैं, क्या, जैसे आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा एच मिक्स जो होता है समझ गया ना, इंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, समझ गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, समझ गया ना, ऐसे किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो क्या करता है, सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, समझ गया ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, समझ गया ना, केवल और केवल कितना हम लोग स्टडी करते हैं, 4 स्टडी करते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है समझ गया ना, क्या वेपर प्रेशर है, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गया ना। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गया ना। पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी, जहां सी क्या कंसंट्रेशन मोलरिटी है, आर क्या तो कांस्टेंट और टी क्या टेम्परेचर है। तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम लोग पढ़े, समझ गया ना। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन अगर देखी जाए तो सॉल्यूशन 3 टाइप्स होते हैं। अब जैसे समझना है कि कैसे हम लोग टाइप्स स्टडी करते हैं, तो सपोज हम लोग करते हैं क्या, कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, समझ गए, एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, बी है, समझ गया ना। इस सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई ए मान लिए और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या माने, पाई बी मान लेंगे। तो देखिए कंडीशन 2 क्रिएट हो सकता है, समझ गया ना। एक ऐसा कंडीशन होगा कि पाई ए समझ गया ना और पाई बी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ए का और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बी का क्या होगा, इक्वल होगा। इस केस में समझ गया ना, दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है, पाई ए जो है समझ गया ना, प्रेशर जो ए का है ऑस्मोटिक प्रेशर वो बी से क्या हो सकता है, ग्रेटर होगा, है ना। और थर्ड क्या हो सकता है, प्रेशर जो ए का है समझ गया ना, बी से क्या हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है। तो जब देखिए प्रेशर समझ गया ना, जिस सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है समझ गया ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। इस केस में जैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे समझ गया ना, तो यहाँ पर जो ए है उसका प्रेशर क्या हाई है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। और इस सॉल्यूशन का क्या है, प्रेशर कम है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तब देखिए पॉइंट क्या है, तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलरेडी हम बता दिए कि सॉल्यूशन जो होता है 3 टाइप्स होते हैं, किसके बेसिस पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। मींस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप्स होते हैं। एक ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जब सेम होगा समझ गया ना, तो उसे बोला जाता है आइसोटोनिक। अगर उसे क्या बोला था, अगर दोनों में से समझ गया ना, जिस सॉल्यूशन का ज्यादा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलते हैं, और जिसका कम होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो चलिए एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, समझ गया ना। इस कंडीशन में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई ए जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ए का है वह ग्रेटर है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर बी से। तो जो सॉल्यूशन जो ए हो गया, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, और सॉल्यूशन बी को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तो देखिए ये सारा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इससे आगे के वन लाइनर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर डिस्कस करते हैं, समझ गया ना। तो ऐसे हम लोग क्या, मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मतलब क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स।
फर्स्ट जो मेम्ब्रेन होता है, समझ गया ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड क्या है, सेमी परमिएबल, और थर्ड क्या है, नॉन परमिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन जो पॉइंट है, 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब भी सॉल्यूशन हम लोग फॉर्म करते हैं, समझ गया ना, तो सॉल्यूशन में 2 पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट जो पार्टिकल्स वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और सेकेंड पार्टिकल्स क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और ये दोनों के मिक्सर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर देखिए ऐसा मेम्ब्रेन, समझ गया ना, जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स क्या करेगा, पास होता है, समझ गया ना, तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन जिसमें सेमी परमिएबल, समझ गया ना, ऐसे मेम्ब्रेन जिसमें केवल और केवल सॉल्वेंट पास होगा, समझ गया ना, सॉल्यूट नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट जो है नॉन परमिएबल मीन्स द मेम्ब्रेन दैट नॉट पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एनीवन, मतलब ऐसा मेम्ब्रेन, समझ गया ना, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी पार्टिकल्स पास नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे, समझ गया ना, फैक्टर क्या पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। तो हम लोग क्या किए हैं, मतलब जैसे समझ गया ना, वांट ऑफ फैक्टर हमें पढ़ना है, तो वांट ऑफ फैक्टर को क्या करते हैं, तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर का क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास, मतलब किसी भी सॉल्यूशन है, समझ गया ना, उस सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें नॉर्मल मोलर मास एब्जॉर्ब करना है, निकालना है, और जो एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, उस दोनों मोलर मास के क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। सेकेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या होता है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस दोनों का क्या करते हैं, डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू, समझ गया ना, वांट ऑफ फैक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट की जाती है, स्मॉल आई से। स्मॉल आई का वैल्यू, समझ गया ना, 3 होता है, या तो क्या होगा, आई इक्वल 1 होता है, समझ गया ना, नहीं तो आई क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होगा, और नहीं तो आई लेस देन 1। जब आई का वैल्यू, समझ गया ना, 1 के बराबर होता है, तो क्या होगा, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, मीन्स जो पार्टिकल्स हमने यूज करें एज ए सॉल्यूट, समझ गया ना, उस पार्टिकल्स का न तो डिसोसिएशन होगा और नहीं क्या होगा, एसोसिएशन। जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन पार्टिकल्स का नहीं होता है, उस केस में वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और जब समझ गया ना, पार्टिकल्स का डिसोसिएशन हो जाए, मतलब पार्टिकल्स टूट जाती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। और जब क्या होता है, एसोसिएशन होगा, समझ गया ना, मतलब पार्टिकल्स आपस में क्लोज होकर जुड़ते हैं, तो क्या होगा, मतलब आई का वैल्यू 1 से कम होता है। फिर से एक बार इससे देखते हैं, आई का वैल्यू 1, समझ गया ना, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 कब होगा, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। सेकंड वन इज व्हाट, आई ग्रेटर देन 1 मींस पार्टिकल्स डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, मतलब पार्टिकल्स का जब डिसोसिएशन होता है, तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और जब पार्टिकल्स का एसोसिएशन होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू लेस देन 1 होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, समझ गया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मींस सॉल्यूट का मोल पर केजी सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट होता है, समझ गया ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलते हैं, समझ गया ना। और वही अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ और सॉल्यूशन अगर दे दिया गया, तो उस पॉइंट को, उस टर्म्स को क्या बोला जाता है, मोलारिटी बोलते हैं। मोलालिटी का अगर यूनिट देखेंगे, तो मोलालिटी का ऑलरेडी डिफिनीशन ही क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का यूनिट क्या होगा, मोल होगा, और क्या करना है, केजी है, समझ गया ना, मतलब पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो केजी क्या इसका यूनिट हो गया ना, तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर केजी। सेकेंड देखिएगा तो क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस इसका ऐसा यूनिट देखेंगे तो क्या, मोल ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या, लीटर, तो मोल अपॉन लीटर, इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का, समझ गया ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड, मीन्स गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी लिक्विड में, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सपोज जैसे मानना क्या है, समझ गया ना, ये क्या कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑलरेडी पहले से क्या है, लिक्विड इसमें है, समझ गया ना, और इस कंटेनर में हमें क्या करना है, तो गैस डिसॉल्व करना है। तो कौन कौन से फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, तो फर्स्ट जो फैक्टर है, समझ गया ना, टेम्परेचर है, सेकेंड फैक्टर क्या है, प्रेशर है, और थर्ड जो फैक्टर है क्या है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, मतलब जो गैस हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, समझ गया ना, उसके नेचर, और जो सॉल्वेंट जो लिक्विड उसमें प्रेजेंट है, उस लिक्विड के नेचर पे क्या करता है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होती है, इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को से क्या समझते हैं, हम लोग को ये पॉइंट समझना है।
तो इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या होता है जब इसमें समझना है, समझ गया ना भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, जब हम लोग क्या करते हैं प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं, समझ गया ना। तो जैसे ही ऐड करते हैं तो ऐड करने पर कंप्लीट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा घट जाता है। तो देखिए देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्रीज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, जो भी प्योर सॉल्वेंट का, समझ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऑलरेडी एलिवेशन मीन्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट है उसे हमें समझना है। तो सपोज एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्या वाटर है, समझ गया ना, इस वाटर है, इसमें क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे। नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या हुआ, पार्टिकल्स सब्सटेंस दैट नॉट लॉस फ्रॉम द सरफेस, मीन्स ऐसे सब्सटेंस, समझ गया ना, जो अपने सरफेस से क्या करता है, लॉस नहीं करता है, विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने के बावजूद भी जो लॉस नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, वाटर है, समझ गया ना, और इस वाटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वोलेटाइल की एग्जाम्पल देखेंगे तो नेफ्थलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब सारा क्या वोलेटाइल है, और शुगर NaCl ये सब क्या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। हमने क्या लिया, जैसे वाटर है, समझ गया ना, और इस वाटर में हमने शुगर ऐड किए, तो वाटर का इनिशियली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमने शुगर जैसे ही ऐड कर दिया तो क्या कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया ना। अब इस कंप्लीट सॉल्यूशन तब पहले हमने क्या माना कि जो आपके पास है, समझ गया ना, जो कंप्लीट जो वाटर है, सॉल्वेंट है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को TB1 मान लिए। और जब हमने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट ऐड किए नॉन वोलेटाइल, तो उस केस में क्या किए, तो TB2 मान लिए। अब यहाँ पर देखेंगे, समझ गया ना, तो TB1 से क्या होता है, TB2 ग्रेटर हो गया, मतलब इंक्रीज। जैसे हम लोग इसमें क्या किए, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, और जो बढ़ा, समझ गया ना, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन मतलब इंक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज यहाँ पर देखेंगे, समझ गया ना, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है, TB1 है, और फाइनल क्या है, TB2। तो इंक्रीजमेंट कितना का हुआ, तो क्या करेंगे, TB2 माइनस TB1 कर देंगे। तो देखिए अगर एलिवेशन अगर निकालना होगा, समझ गया ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना है, समझ गया ना, तो क्या करेंगे हम लोग, TB2 माइनस क्या कर देंगे, TB1, मीन्स जो सॉल्यूशन का होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज माइनस कर देंगे। अब इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से रिप्रेजेंट कर देंगे, मीन्स क्या चेंज हो रहा है ना, और चेंज किस में, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हुआ, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा TB, एक फार्मूला क्या आ जाएगा, TB2 माइनस क्या आ जाएगा, TB1। ये क्या फार्मूला आ गया किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मीन्स रॉल्स का नियम हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, और किस केस में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के केस में हमें डिस्कस करना है रॉल्स के नियम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार ये बताई जाती है कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मीन्स किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, समझ गया ना, VP जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, मतलब उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, समझ गया ना। तो यहाँ से देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग, समझ गया ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला क्या लिखेंगे, जैसे देखिए हमने क्या यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मीन्स किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है क्या होता है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसके बराबर होगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। मीन्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS, अपन में क्या लिखते हैं, P0 लिखते हैं, इक्वल क्या होता है, तो स्मॉल n बाई कैपिटल N प्लस क्या होगा, स्मॉल n, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या होगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस n, और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P0 क्या हो गया, P0 माइनस PS अपॉन P0। तो कंप्लीट क्या हो, इस क्वेश्चन का आंसर है। और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, why do the vapor pressure of liquid decrease on adding non volatile solute,
मीन्स किसी भी लिक्विड में, समझ गए ना, जब हम लोग क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का क्या होता है, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसका हमें क्या करना है, रीजन बताना है। तो जैसा हम लोग देखते हैं, समझ गए ना, कोई भी अगर लिक्विड है तो उसमें जब तक सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई, जिसके कारण क्या करते हैं, तो जब तक सॉल्वेंट पार्टिकल्स में सोल्यूट नहीं प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्वेंट पार्टिकल्स में क्या होता है, फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स इवापोरेट फास्टली, इवापोरेट क्या करते हैं, फास्टली करते हैं। जैसे क्या व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स इज एडेड टू सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर डिक्रीज। जब हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज present free space is occupied by solute particles in a solvent, मीन्स सॉल्वेंट में जो present जो फ्री स्पेस होता है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड कर दी जाती है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, समझ गया ना, ड्यू टू विच पार्टिकल्स लेस इवापोरेट, मतलब जिसके कारण क्या करता है, सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होता है इवापोरेट लेस करेगा एंड वेपर प्रेशर डिक्रीज, और वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मेन इसका रीजन समझ गया ना, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसका क्या होता है, फ्री स्पेस जो प्रेजेंट है वो फ्री स्पेस ऑक्यूपाइड सॉल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, तो जैसे हम लोग हीट देते हैं तो उसमें इवापोरेशन का जो रेट है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, और इवापोरेशन जैसे डिक्रीज होगा तो ऑलरेडी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समझ गया ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मीन्स हमें क्या डिफरेंस बताना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो ऑलरेडी इस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्टिव में भी इसका एग्जाम्पल भी हम लोग क्या डिस्कस किए थे। आज इसका क्या डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है, समझ गया ना, तो क्या होता है, इट फॉलो रोल्स लॉ। आइडियल जो सॉल्यूशन होता है क्या करता है, रोल्स के नियम को फॉलो करता है। सेकंड क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो रोल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, रोल्स के नियम को फॉलो नहीं करता है। सेकंड, डेल्टा एच मिक्स, मींस जैसे इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्स मतलब हीट में जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स मतलब इंथाल्पी मींस हीट जो चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, डेल्टा भी मिक्स मतलब इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मींस जैसे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, मतलब जैसे हम लोग वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, चेंजेस जो होगा आफ्टर सॉल्यूशन बनने के बाद जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। और इस केस में नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, चेंजेस होता है। लास्ट जो पॉइंट है, इट डज नॉट फॉर्म एजोट्रॉप्स, मींस आइडियल सॉल्यूशन के केस में एजोट्रॉप्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, एजोट्रॉप्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसका एग्जांपल अगर लिखना होगा तो आइडियल सॉल्यूशन का जब भी अगर एग्जांपल लिखी जाती है, समझ गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम फैमिली के दो लिक्विड ले लेंगे। जैसे क्या हो गया, अल्कोहल है तो क्या करेंगे, दो अल्कोहल अगर मिक्स करते हैं तो क्या आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और उसी में से अगर क्या करते हैं, एक अल्कोहल और अगर एक एसिड मीन्स डिफरेंट फैमिली को अगर मिक्स करेंगे तो नॉन आइडियल का फॉर्मेशन होगा, और सेम फैमिली को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आइडियल का फॉर्मेशन होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्या डिस्कस हो गया, अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मीन्स हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच क्या करना है, रिलेशन डेवलप करना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, कमी हो जाना फ्रीजिंग पॉइंट में। तो जब हम लोग क्या करते हैं भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब भी हम लोग क्या करेंगे किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, देन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होता है, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है उस कंप्लीट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम जाता है। कब, जब हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो देन इट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो डेल्टा टीएफ से। डेल्टा रिप्रेजेंट क्या होता है, तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंजेस को, टी फॉर टेम्परेचर, एन ए फॉर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट की जाती है, किससे की जाती है, तो डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है।
चलिए अब हम लोग क्या करना है, रिलेशन हमें डेवलप करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, रॉल्स के नियम के अनुसार, समझ गया ना, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये बताई जाती है, समझ गया ना, कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके कंसंट्रेशन के होते हैं, मीन्स उसके मोलरिटी के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स नियम के अनुसार, समझ गया ना, क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, किसके होता है, कंसंट्रेशन के होता है। मीन्स जैसे, समझ गया ना, कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, समझ गया ना। मीन्स समझ गए क्या हुआ, मतलब जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ना में मीन्स क्या, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा टी एफ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में क्या है, मोलरिटी है, क्या है, मोलरिटी। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से देखिए डेल्टा टी एफ, समझ गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, कैपिटल एम, मिस मोलरिटी को क्या करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो प्रोपोर्शनल साइन को जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए के एफ क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है, तो फ्रीजिंग कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट क्या के है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो डेल्टा टी एफ, समझ गया ना, इज इक्वल क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल को क्या करेंगे, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसे क्या करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, समझ गया ना, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा तो क्या है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर क्या आया है, तो बराबर के एफ इंटू में क्या है, मोल है, समझ गया ना। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, बाई क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, समझ गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो जैसे देखिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम, बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, भी। और हमें रिलेशन डेवलप करना है, किसके बीच डेवलप करना है, तो यहाँ पर देखिए फाइंड रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टी एफ और मोलर मास मीन्स स्मॉल डब्ल्यू के बीच रिलेशन निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ से जैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ गया ना, तो यहाँ से कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू को लेफ्ट कीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के एफ तो हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा, समझ गया ना। और साथ में क्या होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रिलेशन क्या होगा, फाइंड हो गया। चलिए इसमें देखते हैं कि मतलब स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास को क्या करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट की जाती है सॉल्यूट। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर के एफ है, समझ गया ना, तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट है। के एफ क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट देखें एम है, समझ गया ना, वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ क्या है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। और लास्ट जो है भी, वो क्या, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। दो प्रोसेस होता है, समझ गया ना, एक प्रोसेस क्या ऑस्मोसिस है और सेकेंड प्रोसेस क्या डिफ्यूजन है। तो हमें क्या जानना है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच डिफरेंस क्या होता है वो हमें जानना है। तो फर्स्ट जो ऑस्मोसिस होती है, समझ गया ना, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो इन वन डायरेक्शन। ऑस्मोसिस के केस में केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करता है, किसी एक डायरेक्शन में मूव्स करता है। लेकिन बट इन द केस ऑफ डिफ्यूजन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। डिफ्यूजन की केस में देखते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। मीन्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होते हैं, और इन द केस ऑफ डिफ्यूजन नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। मेम्ब्रेन क्या होता है, केस ऑफ डिफ्यूजन के केस में, समझ गया ना, मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है, स्मोक जो है, समझ गया ना, स्मोक क्या करता है, एयर में मिक्स हो जाता है, तो क्या डिफ्यूजन हो गया, समझ गया ना।
नेक्स्ट देखते हैं इसका डिफरेंस, ओनली ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। ऑस्मोसिस जो होता है समझ गया ना, केवल और केवल होता है तो क्या लिक्विड पार्टिकल्स में होता है, लिक्विड पार्टिकल्स का ऑस्मोसिस होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड पार्टिकल्स का होगा, मीन्स अगर लिक्विड एज वेल एज गैस पार्टिकल्स का। ये जो डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड एज वेल एज किसका होता है, गैस पार्टिकल्स का। सॉलिड के अगर डिफ्यूजन की बात की जाए तो बहुत ही कम होता है, लिस्ट होता है, समझ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। दो प्रोसेस होता है समझ गया ना, एक प्रोसेस क्या ऑस्मोसिस है और सेकेंड प्रोसेस क्या डिफ्यूजन है। तो हमें क्या जानना है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच डिफरेंस क्या होता है वो हमें जानना है। तो फर्स्ट जो ऑस्मोसिस होती है समझ गया ना, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो इन वन डायरेक्शन। ऑस्मोसिस के केस में केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करता है, किसी एक डायरेक्शन में मूव्स करता है। लेकिन बट इन द केस ऑफ डिफ्यूजन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। डिफ्यूजन की केस में देखते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, मींस ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होते हैं। और इन द केस ऑफ डिफ्यूजन नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। मेम्ब्रेन क्या होता है, केस ऑफ डिफ्यूजन के केस में समझ गया ना, मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है, स्मोक जो है समझ गया ना, स्मोक क्या करता है, एयर में मिक्स हो जाता है तो क्या डिफ्यूजन हो गया, समझ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिफरेंस, ओनली ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। ऑस्मोसिस जो होता है समझ गया ना, केवल और केवल होता है तो क्या लिक्विड पार्टिकल्स में होता है, लिक्विड पार्टिकल्स का ऑस्मोसिस होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड पार्टिकल्स का होगा, मींस अगर लिक्विड एज वेल एज गैस पार्टिकल्स का। ये जो डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड एज वेल एज किसका होता है, गैस पार्टिकल्स का। सॉलिड के अगर डिफ्यूजन की बात की जाए तो बहुत ही कम होता है, लिस्ट होता है, समझ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे समझ गया ना, वो क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है समझ गया ना, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें एक्सप्लेन क्या करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एंड कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मीन्स अगर जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हम लोग ऐड करते हैं उस सॉल्यूट का मोलर मास, समझ गए ना। और क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी, इसके बीच क्या करना है, रिलेशन डेवलप करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जानते हैं समझ गया ना, कि बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो क्या होता है भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल इज डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट। जब भी समझ गया ना, किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं, समझ गया ना। तो क्या होता है, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन क्या चीज का होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो क्या है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स इज डिसॉल्व, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। उसे क्या करना, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जो बनकर जो तैयार होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, मींस प्योर सॉल्वेंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। देन इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ गया ना, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टीबी से, डेल्टा टीबी से। बिकॉज देखिए डेल्टा क्या शो करता है, चेंजेस को, टी फॉर क्या, टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर, तो बॉइलिंग पॉइंट है, मींस डेल्टा टीबी मींस क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट रिलेशन, हमें रिलेशन डेवलप करना, समझ गया ना, किसके बीच, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस डेल्टा टीबी और किसके बीच, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच, समझ गया ना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं, तो डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर। अब देखें, अब हम लोग तो देखिए अब तो हम लोग क्या किए, एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ गया ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बीच क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताई जाती है, तो किसी भी सॉल्यूशन का, समझ गया ना, जो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन होता है, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, क्लियर। और वो कंसंट्रेशन क्या होगा, तो मोलरिटी होता है, क्या होता है, मोलरिटी,
तो यहाँ देखिए क्या होता है, बताई जाती है, समझ गया ना। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन। और यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन, तो डेल्टा टी बी क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मोलरिटी है, मोलरिटी को क्या करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो डेल्टा टी बी समझ गया ना, इक्वल क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट के बी आ जाएगा, क्या हो जाएगा के बी, और इसके साथ क्या मोलरिटी। अब यहाँ जैसे फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल क्या लिखेंगे, के बी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू मोलरिटी है, समझ गया ना। तो मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोलरिटी को क्या लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेंगे, भी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, समझ गया ना। तो नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो के बी है ना, के बी लिखेंगे, मोल के लिए क्या करते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल को क्या लिखेंगे, तो मोल मास अपन क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है, अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। चलिए यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है क्या, तो डेल्टा टी बी और क्या करना है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू में रिलेशन डेवलप करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल, तो डेल्टा टी बी इक्वल क्या हो जाएगा, के बी इंटू स्मॉल एम अपन क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझ गया ना। तो क्या डब्ल्यू आ जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, के बी इंटू स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू क्या लिखेंगे, भी। तो क्या रिलेशन फाइंड हो गया। अब इसमें से देखते हैं, समझ गया ना, जो डब्ल्यू है समझ गया ना, वो क्या मोलर मास है सॉल्यूट का, डब्ल्यू क्या है, तो मोलर मास सॉल्यूट क्या है, समझ गया ना, डब्ल्यू क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद देखिए के बी है, तो के बी क्या है, तो यहाँ पर देखिए के बी क्या, एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट है, एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। सेकेंड देखिए अब क्या, स्मॉल एम क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट देखिए डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, भी, तो भी क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये रिलेशन था, समझ गया ना, किसके बीच, डेल्टा टी बी और स्मॉल डब्ल्यू के बीच। तो चलिए हम लोग क्या किए, मतलब सेट 2 जो था समझ गया ना सॉल्यूशन का, वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करना, 1 बाय 1 और बाय हमेशा क्या इसे रिवाइज करते रहिए। क्या अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 मतलब पार्ट प्रैक्टिस 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए थैंक यू।